Namaste ji. So today is our second lecture. In the last previous lecture, we talk about metallic and electrolytic conductors and the difference between the metallic and the electrolytic conductors. So the next section and the next topic is the factors affecting electrical conductivity of the electrolytic solution. ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टिविटी हमारे सिलेबाई में नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था कि स्ट्रॉन्ग या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने बात की थी. तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के साथ में कंडक्टिविटी का जो रिलेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का, तो एक चीज़ याद रखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, दे कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस एंड दैट्स व्हाई द कंडक्टेंस विल बी हायर. क्योंकि सॉल्यूशंस के अंदर जो कंडक्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, वाइल इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज द डिसोशिएशन टेक प्लेस टू स्मॉल एक्सटेंट, so that's why number of ions are less. So in case of weak electrolyte there will be low conductance. बड़ा इजी से मैनर में उसको एक्सप्लेन करना है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास वहाँ पर प्रेजेंट है. सेकेंड वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट की अगर नेचर की बात करें तो पोलैरिटी एक बड़ा फैक्टर है. तो इतना याद रख सकते हैं कि हायर इज़ द पोलैरिटी, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी लार्जर इज़ द आयनाइजेशन, उतना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा एंड ग्रेटर इज़ द कंडक्टेंस, और उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी. इसका मतलब पोलैरिटी रिलेटेड विद आयनाइजेशन एंड दैट इज रिलेटेड विद द कंडक्टेंस. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कह सकते हो कि तीनों ही डायरेक्टली रिलेट करेंगे. सेम इज़ द नेक्स्ट वन. अगर हम बात करें विस्कोसिटी का, सो विस्कस सॉल्यूशन थोड़ा थिक सॉल्यूशन है. तो अगर विस्कोसिटी की बात करें तो इतना याद रखना, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा विस्कस सॉल्यूशन है, थिक सॉल्यूशन है, तो मूवमेंट आयंस का वहाँ पर कम होगा, तो कंडक्टेंस भी कम होगी. द नेक्स्ट वन वी हैव सोल्वेशन ऑफ आयंस. सोल्वेशन ऑफ आयन इफ इट इज हायर, अगर ज़्यादा सॉल्वेटेड है आयंस तो साइज ऑफ आयन विल बी बिगर, वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे. अगर हमने उसका सोल्वेशन सबसे ज़्यादा हो गया, अगर उसका स्मॉल साइज आयंस इफ डिजॉल्व्ड इन वाटर देन दे गेट हाईली हाइड्रेटेड, तो साइज बिगर हो जाने की वजह से हैवी हो जाएगा और कंडक्टेंस वहाँ पर कम हो जाएगी. इसलिए याद रखना सोल्वेशन क्या होना चाहिए, सोल्वेशन कम होना चाहिए, क्योंकि सोल्वेशन कम होगा. या फिर साइज ऑफ आयन क्या होना चाहिए, साइज ऑफ आयन बिगर होना चाहिए. अगर बिगर साइज का आयन है तो उसका सोल्वेशन कम होगा, तो कंडक्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन याद रखना कि जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता चला जाएगा, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हमारा कंडक्टेंस होगा वो हाइयर होगा, ठीक है, वो ज़्यादा होगा. वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो विद डाइल्यूशन आयनाइजेशन क्या करता है, इंक्रीज करता रहता है. जबकि अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके तो डाइल्यूशन के साथ साथ वहाँ कंडक्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है, क्योंकि वो एक ही टाइम पे क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर की अगर बात करें, विद द राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज करेगा. एंड द रीजन फॉर इंक्रीज ऑफ दैट कंडक्टिविटी इज कि जो टेम्परेचर है वो जो आयंस हैं, बॉन्डेड आयंस हैं, उनको ब्रेक कराने में हेल्प करता है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो इंटरेक्शन होगा बिटवीन आयंस वो कम हो जाएगा, और अगर वो इंटरेक्शन कम होता है इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. ठीक है. तो जनरली एग्जामिनेशन में फैक्टर अफेक्टिंग में कोई भी एक सेक्शन हमसे पूछ लेता है, या 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है हमें. ठीक है. तो नेक्स्ट सेक्शन की अगर बात करें, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी. आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को लेकर. बड़ा इजी सेक्शन है, कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, थोड़ा डेफिनेशन याद रखनी है यहाँ पे.
हमने ओम्स लॉ को स्टडी किया और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने रिलेशन किया है दैट V इज इक्वल टू IR। ठीक है, हमने इस रिलेशन को स्टडी किया। तो अगर इस रिलेशनशिप की बात करें सो जो वोल्टेज है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I। तो R एक कांस्टेंट हो गया हमारे पास, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल दिया, रेजिस्टेंस उसको हमने बोल दिया। तो रेजिस्टेंस के लिए एक डेफिनेशन या एक रिलेशनशिप उसने दिया। रेजिस्टेंस होता क्या है वैसे? रेजिस्टेंस इज अ मेजर विच इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, वो क्या कर रहा है? मेजर करता है रिस्ट्रिक्शन को, फ्लो ऑफ करंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस है हमारे पास। एक सिंपल से वे में उसकी डेफिनेशन की बात करें, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section। तो हम उसके लिए एक रिलेशन देते हैं that R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या है? L के है, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो A के। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दैट कांस्टेंट इज रो। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी उसको बोला जाता है। एंड द यूनिट्स आर ओम सेंटीमीटर। याद रखना, क्योंकि हाफ मार्क्स में कई बार हमसे यूनिट पूछ लिया जाता है ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना है देन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द मेजर द रिस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जो किसको मेजर करे? रिस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट को मेजर करता है। वाइल द रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर having 1 centimeter length and area of cross section is 1 centimeter square, so that is called as the resistivity। या resistivity याद रखना, resistivity क्या है? रो। रो के लिए हमने यूज़ किया resistivity वर्ड को या फिर specific resistance को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना डिस्कशन, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करें।